Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for retail management. This is week number 4, lecture number 4. Students, आज हम अपने कोर्स के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। पहले पार्ट में हमने रिटेल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और देखा कि रिटेलिंग में रिलेशंस की क्या अहमियत है, ताल्लुकात की क्या अहमियत है और एक रिटेलर को अपने दूसरे चैनल पार्टनर के साथ, मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरर के साथ, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ताल्लुकात किस तरह से मेंटेन करने पड़ते हैं और जिनको रिटेलर सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है यानी कस्टमर या कंज्यूमर, उनके साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं। दूसरा हमने देखा कि रिटेल स्ट्रेटजी कैसे होती है और वो कैसे बनती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। जी, दूसरा पार्ट हमारा सिचुएशन एनालिसिस के बारे में है। इसमें हम रिटेलर्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, जिसमें से हमारा पहला जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि हम इसमें ओनरशिप के लिहाज से रिटेलर्स की डिवीजन्स पढ़ेंगे या उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि रिटेलर्स कितनी तरह के होते हैं और हर तरह के रिटेलर को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के। तो मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फ्रेंचाइजेस के बारे में कि ये रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज है जो है बड़े रेस्टोरेंट का, या ये एक ब्रांड की जो शॉप है ये फ्रेंचाइज है। या आपने देखा होगा कि अक्सर आपके जानने वालों में से या आपके इलाके में लोग डिफरेंट तरह की शॉप्स खोलते होंगे, अपना कुछ पैसा लगाकर किसी टाइप का बिजनेस खोलते होंगे। मिसाल के तौर पर कपड़ों का बुटीक खोलते होंगे, या मे बी आपके इलाके में कोई नई बार्बर शॉप खुलती होगी, या मे बी कोई एक नया जनरल स्टोर खुलता होगा, या मे बी एक लॉयर अपने एक ऑफिस को ओपन करते होंगे जिसके अंदर वो लोगों को लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मे बी कोई शख्स अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करता होगा। तो ये डिफरेंट टाइप की रिटेलिंग है जो लोग करते हैं। तो इनको हम आज क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे कितनी क्लासिफिकेशन हैं जिनके अंदर ये फॉल करती हैं और हर एक की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जी, पहले हम बात करें जी रिटेल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। रिटेल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक बिजनेस की टाइप है, बिजनेस का स्ट्रक्चर है। हम काफ़ी डिटेल से रिटेलिंग को पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ओनरशिप के लिहाज से हम रिटेल इंस्टीट्यूशंस को जो बड़ी डिवीजन्स में रिटेल की अगर हम क्लासिफिकेशंस करें तो हम 3 मेजर तरह के क्लासिफिकेशंस डिटेलिंग में कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन में हम ये देख सकते हैं कि हमारे रिटेल इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप किसके पास है। दूसरे में हम देख सकते हैं कि हम रिटेल में जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरह से हम उससे क्लासिफाई कर सकते हैं। और तीसरी में हम जो स्टोर्स के अलावा हम रिटेलिंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट सेलिंग हो रही होती है, या मे बी जो वेंडिंग मशीन्स हैं उनके थ्रू कोई रिटेलिंग हो रही होती है, या हम ऑनलाइन सेल्स कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आज हम ओनरशिप के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। ओनरशिप के लिहाज से हमारे पास जो रिटेल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ मेजर जो तरह के हैं। उनकी एक टाइप इंडिपेंडेंट रिटेलर्स की है, दूसरी चेन रिटेलर्स की है, तीसरी मेजर टाइप हमारे पास फ्रेंचाइजेस की है। इसके अलावा 2-3 और भी टाइप्स हैं जो कि मिसाल के तौर पर वर्टिकली इंटीग्रेटेड चैनल्स हैं, यानी ऐसे चैनल जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कपड़े बेच रही थी, मिसाल के तौर पर गुल अहमद का लॉन बाज़ार से मिला करता है या उसका लट्ठा मिलता है किसी कंपनी का, तो उन लोगों ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की कि उन लॉन से या उन लट्ठे से उन्होंने कपड़े भी बनाकर बेचना शुरू कर दिए, स्टिच क्लॉथ, सिले हुए कपड़े। और साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी की, अगर कस्टमर को कुछ और भी रिक्वायर्ड है कपड़ों से रिलेटेड तो उसकी भी इंटीग्रेशन। तो इस तरह की भी रिटेलिंग की एक टाइप है। और उसके अलावा लीज डिपार्टमेंट्स हैं और कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं जो पाकिस्तान में इनका ट्रेंड्स निस्बतन कम है। तो हम अपने फोकस को बेसिकली 3-4 चीज़ों तक महदूद करेंगे रिटेलर्स के टाइप से। पहले इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, यानी वो आम आदमी, वो इंडिपेंडेंट आदमी जो अपनी किसी भी चीज़ की रिटेलिंग शुरू करता है। वो अगर बार्बर है तो उसके पास सर्विसेज हैं हेयर कटिंग की, उसकी रिटेलिंग कर रहा है, उसको वो परचून पर बेच रहा है।
या वो लॉयर है तो लीगल सर्विसेज को परचून पर बेच रहा है। वो एक टीचर है तो घर में उसने होम ट्यूशन प्रोवाइड करनी शुरू की है तो उसको वो सेल कर रहा है रिटेल में। या वो एक जनरल, उसके पास कुछ पैसे हैं, वो एक जनरल स्टोर ओपन कर देता है तो वो छोटे मोटे घर के इस्तेमाल की चीज़ों की रिटेलिंग कर रहा है। तो ये रिटेलिंग की डिफरेंट जो है ये किस्में जो मैंने भी आपसे जिक्र किया, ये इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं जो कि खुद से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते और किसी के साथ उन्होंने कोई फ्रेंचाइज नहीं ली होती, किसी चेन का पार्ट नहीं होते और इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरा हम देखेंगे चेन्स का जो पार्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर फूड चेन्स आपके सामने मुल्तान में भी बहुत सी अवेलेबल हैं, जिसमें ये आपके सामने अगर आप KFC की मिसाल लें, वैसे तो ये फ्रेंचाइज है लेकिन और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस की हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि फूड चेन्स की सूरत में मौजूद हैं। तो चेन्स का पार्ट हो सकते हैं कुछ रिटेलर, या फिर फ्रेंचाइज ले सकते हैं कुछ रिटेलर के। एक फ्रेंचाइजर है, उससे आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं। इसी तरह मैंने आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन की एग्जांपल दी गुल अहमद के थ्रू। गुल अहमद के पास अपना कपड़ा तो था तो उन्होंने एक आगे स्टेप बढ़ाते हुए अपने आउटलेट्स ऐसे भी ओपन कर लिए जहाँ पर सिले सिलाई कपड़े अवेलेबल होते हैं, पहले बगैर सिले कपड़े होते थे। जी हम वापस आते हैं जी इंडिपेंडेंट रिटेलर्स पर। मैंने पहले तफसील से बताया, ये एक खुद मुख्तार शख्स होता है, ये खुद पर डिपेंडेंट होता है, इसका किसी और पर इन्हिसार नहीं होता, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इसके बिजनेस रिलेशंस नहीं होते। यस, इसके सप्लायर्स तो होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले में भी, लेकिन ये उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक तो इसमें सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक इसमें ईज़ ऑफ एंट्री है। किसी भी शख्स जिसके पास पैसे हों, जिसके पास थोड़ा सा जज्बा हो, थोड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का शौक हो, वो जाए और कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर दे, कोई भी काम अपना स्टार्ट कर दे और रिटेलिंग शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो पढ़ा सकता है वो अपने घर में होम ट्यूशन शुरू कर देता है और वो रिटेलिंग कर देता है एजुकेशनल सर्विसेज की। एजुकेशनल सर्विसेज को परचून में बेचना शुरू कर देता है। एक और शख्स जिसके पास हेयर कटिंग की स्किल्स थी, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता, उसने अपनी बार्बर शॉप खोल ली। एक और शख्स के पास 5-7 लाख 10 लाख थे, उसने एक जनरल स्टोर खोल लिया। एक और शख्स के पास थोड़े पैसे थे, उसने अपनी एक पेंट की दुकान खोली जिसमें वो पेंट वगैरह सेल करता है। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के लिए आ सकती हैं। आसान है ये काम खोल करना, जो दिल चाहे जितना पैसा हो वैसा काम शुरू कर दो और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बाइंडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। और तादाद के लिहाज से किसी भी मुल्क में, अमेरिका के लिहाज से बुक्स लिखी गई है, इवन पाकिस्तान में भी तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिटेलर्स इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं। नंबर ऑफ रिटेलर्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ, स्पेशली ऐसी इकोनॉमीज़ में जो इकोनॉमीज अभी डेवलपिंग हो, जहाँ पर अभी चेन्स का या फॉर दैट मैटर फ्रेंचाइजेस का, या जिस तरह ऊपर हमने बात की जो लीज रिटेलर्स होते हैं, या वर्टिकल जो इंटीग्रेशन करते हैं रिटेलर्स, वो रिटेलर्स हैं, या कोऑपरेटिव्स हैं जहाँ पे इनका तस्वर कम हो, वहाँ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होते हैं। अब आप देख लें कि मुल्तान की अगर हम ये जो छोटी रिटेल मार्केट है उसकी बात करें, तो ये आपको अपने घर से निकलते ही बीसियों ऐसे दुकानदार नज़र आ जाएंगे जो जनरल आइटम्स बेच रहे हैं, जिनको हम जनरल स्टोर कहते हैं आम जुबान में। लेकिन इसमें मुल्तान में ज़्यादा जो चेन्स का या फ्रेंचाइज का भी कॉन्सेप्ट कम है। ठीक है, हमारे सामने चेज़अप मौजूद है, मे बी मेट्रो मुल्तान में अभी स्टार्ट कर रहा है, या हाइपर स्टार मुल्तान में स्टार्ट कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो कमिंग टू मुल्तान। बट स्टिल चूँकि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल पाकिस्तान की और खासतौर मुल्तान की अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिटेलर ज़्यादा होगा। जी, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि रिटेलर जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है उसकी मर्जी है वो जिस तरह की रिटेलिंग करे। मैं चाहूँ तो जनरल स्टोर खोल लूँ, मैं चाहूँ तो एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लूँ जिसके अंदर मैं 2-3 डॉक्टर्स को हायर करके और मेडिकल जो या हेल्थ केयर सर्विसेज की रिटेलिंग शुरू कर दूँ। मैं चाहूँ तो मेडिकल स्टोर खोल दूँ जहाँ मैं मेडिसिन की रिटेलिंग कर लूँ। मैं चाहूँ तो एक शॉप खोल लूँ जिसमें पेंट बेचा जाता है, पेंट की रिटेलिंग कर लूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मर्जी बिजनेस शुरू कर दो, जहां पर मर्जी शुरू कर दो, यहाँ करो, गुलगश्त में करो, कैंट में करो, बोस्टन रोड पर करो,
हुसैना गाड़ी में करो, जहाँ दिल चाहता है करो, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हो करो, जो मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हो करो। तो इसमें सबसे बड़ी जो खसूसियत है और सबसे बड़ी बात है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अगेन स्टूडेंट्स, जब आप जा रहे होंगे मार्केट में और रिटेलर्स को मैनेज कर रहे होंगे, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये जरूर देखिए कि आपका रिटेलर किस टाइप का है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फैसले खुद ले रहा होगा, उसको इन्फ्लुएंस करना भी आसान है और उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी साथ अटैच्ड हैं, तो ये जरूर अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर जो इंडिपेंडेंट रिटेलर का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसको लीज की या बहुत ज्यादा वर्कर रखने की या बहुत ज्यादा माल खरीदने की, जिसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बाज़ वो थोड़ी सी चीज रखकर उसे खुद उसे बेच सकता है, ज्यादा चीज रखकर बेचे उसकी मर्जी है, जितना चाहे जैसे चाहे बेचे। और अमूमन जो इंडिपेंडेंट रिटेलर है उसके पास चीजें दो दो नहीं पड़ी होती हैं, ज्यादा डुप्लीकेशन में नहीं पड़ी होती, तो डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती और वो अपनी मर्जी से स्टॉक को बेच सकता है। और वो अपने एक खास एरिया में एज एन एक्सपर्ट काम कर सकता है। मिसाल की तरह मैंने पेंट शॉप की बात की, तो वो उस इलाके की पेंट शॉप जो है स्पेशलाइज्ड पेंट शॉप है कि ये पेंट के साथ ही डील करते हैं, और इनका अपने स्ट्रेटजीज पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है और इनके साथ एक खास इमेज होता है, और जो इनका अपना इमेज अपने ये इलाके में अपना कंफर्टेबल एक इमेज मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से इनकी सेल्स पर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा होता है। और ये अपनी जितनी भी इनकी एफर्ट्स होती हैं और जितनी भी इनकी पॉलिसीज होती हैं उनमें इनकी कंसिस्टेंसी भी होती है। और जब भी दिल चाहे ये बिजनेस करें, जब भी दिल चाहे बिजनेस ना करें, छोड़ दें और लेबर को जिस तरह से मर्जी मैनेज करें, तो ये सब उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये कुछ रिटेलर जो हमारे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं उनके कुछ जो एडवांटेजेस हैं। जो डिसएडवांटेज ये है कि एक मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंट रिटेलर है, उसके पास सिर्फ एक शॉप है। एक शॉप बनाते वक्त बाज़ औक़ात उसके पास चांस नहीं होता कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या अपने सप्लायर के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेन कर सके। हर स्टोर चेजअप नहीं होता, हर स्टोर प्रिंस डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होता, हर स्टोर के मार्ट नहीं होता। तो हर स्टोर ऐसा स्टोर नहीं है जो कि निगोशिएट कर सके अपने सप्लायर के साथ कि ठीक है फाइन, हम तुमसे ज्यादा चीज खरीद रहे हैं तो हमें कम प्राइस पर दोगे। तो आप लोग देखते होंगे कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक छोटा स्टोर, जो एक छोटा रिटेलर है, उसको जो सप्लायर्स हैं वो चीज निस्बतन महंगी बेचते हैं बड़े रिटेलर की निस्बत। बड़ा रिटेलर जिसने पैसा ज्यादा लगाया है, जिसके पास पैसा ऑलरेडी ज्यादा है, उसे चीज भी सस्ती मिल रही है, और छोटा रिटेलर जिसके पास पैसा कम है उसे चीज भी महंगी मिल रही है, क्योंकि छोटे रिटेलर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो निगोशिएट नहीं कर सकता अपने सप्लायर के साथ कि मैं तुमसे ज्यादा चीज खरीदना ज्यादा, तुम ये ज्यादा दो। जबकि जिनके पास अपनी चेन्स हैं बड़ी बड़ी या जिनके पास फ्रेंचाइजीज हैं, उनके पास बार्गेनिंग पावर निस्बतन बेहतर होती है। और सेकेंडली इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी चांस नहीं होता, क्योंकि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अगेन उस सूरत में आता है जब आप बल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो या खरीद रहे हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि या एक हम जनरल स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं चेजअप को विद लोकल रिटेलर, एक लोकल जनरल स्टोर से जो हमारे इलाके में। एक लोकल जनरल स्टोर वाले के पास डेली की कोक की 1.5 लीटर की 15 बोतलें बिकती हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसे वो 15 बोतलें हर बोतल फॉर एग्जांपल 75 रुपीज़ के लिहाज से उसे मिलती है या 80 रुपीज़ के लिहाज से उसे मिलती है। जबकि चेजअप पर डेली मिसाल के तौर पर 1.5 लीटर वाली डेली 1500 बोतलें बिकती हैं, 1500 बोतलें। अब चेजअप इज 100 टाइम्स सेलिंग मोर देन द लोकल जनरल स्टोर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन हासिल कर सकता है, कौन नहीं हासिल कर सकता। चेजअप के पास बेटर बार्गेनिंग पावर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने की। और अभी इनका एक और नुकसान छोटे रिटेलर्स या इंडिपेंडेंट रिटेलर्स का ये होता है कि वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। अमूमन उनके पास बंदे होते हैं जो हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, और सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होते। और इनकी ओनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है। जो ओनर है वो अगर किसी दिन गायब है, छुट्टी पर है, खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो गई है जिसकी वजह से दुकान बंद करनी पड़ी है, या वो किसी शादी में शिरकत के लिए गया है, तो बिजनेस उसके बगैर नहीं चल पाता, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जी, चेन जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ये वो रिटेलर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा आउटलेट्स होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक ही ओनरशिप के अंदर।
तो और इसमें सेंट्रलाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रखी जाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है। पाकिस्तान में चेंज का तस्वर पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। आहिस्ता आहिस्ता चेंज बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, और पर्टिकुलरली अगर आप ये क्लोथिंग इंडस्ट्री में देखें, एपरल्स में देखें, जो हमारे रेडीमेड क्लोथ्स हैं, इनमें चेंज ने काफ़ी ज़्यादा टेक ओवर कर लिया मार्केट को, और इस वक्त मार्केट के अंदर चेंज डोमिनेट कर रही हैं। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनमें चेंज डोमिनेट कर रही हैं, बट नॉट इन ऑल सेक्टर्स। तो ये आपको देखना है, जिस सेक्टर में आप काम करते हैं उस सेक्टर में आपको देखना है कि यहाँ पर चेंज डोमिनेट कर रही है, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, फ्रेंचाइजेस या कोई और मॉडल रिटेलिंग का डोमिनेट कर रहा है। चेंज के भी अगेन कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, कि ये लोग बार्गेन कर सकते हैं। इनके पास ये चांस है कि वो जितना वॉल्यूम चाहें ले सकते हैं अपने सप्लायर से, और इस वजह से वो प्राइस पर डिस्काउंट्स लेते हैं अपने सप्लायर से। और अगेन ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हासिल कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, और इनकी वेयर हाउस फैसिलिटीज़ बड़ी होती हैं, और इनके पास सारा सिस्टम होता है इन्वेंट्री लेने का, इन्वेंट्री देने का, बार कोड स्कैनर्स होते हैं, और कंप्यूटराइज्ड सारा सिस्टम होता है। सेल्स भी रिकॉर्ड की जा रही होती है कंप्यूटर पर, तो हर चीज़ जस्ट एक क्लिक पर हमें मिल सकती है। और अमूमन चेन्स के पास ये बार्गेनिंग पावर भी होती है कि ये एडवर्टाइज कर सकते हैं बड़े लेवल पर। इंडिपेंडेंट रिटेलर के पास ये पावर नहीं होती कि वो बड़े लेवल पर एडवर्टाइज कर सकें। और इनकी अपनी मैनेजमेंट फिलॉसफीज होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी होती है। हर शख्स के हर काम के लिए एक सेपरेट आदमी इन लोगों ने हायर किया होता है। मिसाल के वेयर हाउस के लिए सेपरेट आदमी है, परचेजिंग के लिए सेपरेट आदमी है, सेल्स के लिए सेपरेट आदमी है, अकाउंट्स के लिए सेपरेट आदमी है, कैश काउंटर पर एक सेपरेट आदमी बैठेगा। तो चेंज अमूमन जो है वो इस तरह से ऑपरेट कर रही होती है, इनके ये बेनिफिट्स होते हैं। अगेन देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ चेंज एज वेल, क्योंकि चेंज के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। और फिर सेकेंडली चेंज के लिए ये भी एक चैलेंज बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कपड़ों की चेन की बात करें, तो कुछ मिसाल के तौर पर एक शॉप जो है वो यूनाइटेड मॉल में है, तो उसके साथ दूसरी शॉप अगर ये लोग उसके साथ वाले टावर में, चैनवन टावर में ओपन करेंगे, तो इट वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो उसको वो करें, कि दोनों शॉप साथ साथ उसको मैनेज करें। तो ये एक चैलेंज हो सकता है इनके लिए। और उसके अलावा चेंज में इन्वेस्टमेंट्स अमूमन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा स्टोर्स होते हैं जो आपस में एक ओनरशिप के तहत जुड़े होते हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से देखा जाता है, और मैनेजरियल कंट्रोल इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये भी इसके कुछ चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स में से है। जी, जो तीसरा हमारा रिटेलिंग का जो हमारी फॉर्म है वो फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग में अमूमन दो लोग, एक कंपनी और एक वो शख्स जो कि बिजनेस उस एरिया में स्टार्ट करना चाहता है या काम करना चाहता है उस कंपनी के ब्याह पर, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अमूमन इसमें जो कंपनी होती है उसे फ्रेंचाइजर कहा जाता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है। और रिटेल फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी वो होता है कि जिसको वो बिजनेस अलाउ किया जाता है कि आपने इस एरिया में ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है। तो ये बेसिकली एक मॉडल है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, और बिजनेस किसी और का होता है, चला कोई और रहा होता है, लेकिन अगेन उसमें एक एग्रीमेंट होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं जी। एक है जी प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजिंग, और एक है जी बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क में है कि कंपनी अपने सिर्फ प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क हैंड ओवर करती है फ्रेंचाइजी को, और से कहती है अब करो इसके साथ जो करना है, इसे बेचो। और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजेज में जो फ्रेंचाइजर है उसका एक्टिव रोल होता है निस्बतन, और वो जो है साइट लोकेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में और दीगर चीज़ों में रोल परफॉर्म कर रहा होता है। दो छोटी छोटी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखूंगा। एक आप मिसाल देख लीजिए कि जी पेप्सी की मिसाल देख लें। पेप्सी की मुल्तान में जो पेप्सी का प्लांट है, ये फ्रेंचाइज है और इसमें बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग की हुई है। तो जो पेप्सी कोला इंटरनेशनल है, उन लोगों ने शमीम एंड कंपनी को ये फ्रेंचाइज दिया हुआ है।
तो शमीम एंड कंपनी का जो फ्रेंचाइज है ये मॉडल बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग है। इसमें उनको क्वालिटी कंट्रोल और दीगर बहुत सी असिस्टेंस हासिल होती है पेप्सी कोला इंटरनेशनल की तरफ से। जबकि बहुत से ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते या जिनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, वो जस्ट प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क की फ्रेंचाइजिंग कर देते हैं और अकॉर्डिंगली जो फ्रेंचाइजी है वो उसको जो है साथ लेकर चलता है। तो ये उसकी कुछ जो है फ्रेंचाइज की टाइप्स हैं। तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रेंचाइजिंग के, जिसमें से एक जो एडवांटेज है फ्रेंचाइज का कि इन मिसाल के तौर पर मैं अगर फ्रेंचाइज लेना चाहूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मुझे कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी निस्बतन चेन की निस्बत। तो एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम किया जा सकता है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ अमूमन एक अच्छा ब्रांड नेम मुझे मिल जाएगा। एक अच्छे ब्रांड नेम की मैं फ्रेंचाइज लेकर और उनके ब्याह पर काम कर सकता हूँ। फिर अगेन उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्टार्ट किए हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मुझे फ्री में मिल जाएंगे, वो मुझे सिखा देंगे और मार्केटिंग एफर्ट्स जो वो लोग कर रहे हैं उसका बेनिफिट मैं भी ले लूँगा। तो और मुझे एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इसमें बाज़-औक़ात मिसाल के जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर यूनाइटेड मॉल में एक फ्रेंचाइजी मौजूद है या फ्रेंचाइज ब्रांड मौजूद है, तो दूसरा अगर चैनवन टावर में खुल जाएगा तो दोनों एक दूसरे के शेयर को खाना शुरू कर देंगे, कैनिबलाइज करना शुरू कर देंगे। तो ये एक अहम रीज़न हो सकती है जिसमें बहुत से फ्रेंचाइजर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं और वो इसके अलावा इसका एक और जो डार्क साइड है वो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक हो जाते हैं और डिफरेंट वेंडर्स के साथ, जो इनके साथ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। और सेकेंडली बाज़ औक़ात जो फ्रेंचाइजर है वो कैंसलेशन क्लॉज यूज़ करते हुए आपकी फ्रेंचाइज को कैंसिल कर सकता है। तो हमेशा फ्रेंचाइजी पर एक तलवार लटकती रहती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि फ्रेंचाइजर की तरफ से होती है, जिसमें अमूमन पावर जो है वो फ्रेंचाइजर के पास होती है। तो ये इसके कुछ मसाइल भी हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2-3 और टाइप्स भी हैं इसकी रिटेलिंग की, जिसमें लीज़ डिपार्टमेंटल है, पाकिस्तान में बहुत कम प्रैक्टिस होता है। उसके अलावा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मैंने गुल अहमद की मिसाल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि गुल अहमद ऑलरेडी इस बिज़नेस में था कपड़ों के बगैर सिले हुए, तो उन्होंने सिले हुए कपड़ों का भी बिज़नेस खोल दिया। तो अमूमन आप इस तरह से चलते हो कि आप रिटेलिंग को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेकर चलते हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेकर चलते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स आज की जो हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग रिटेलिंग, और इसको इंशाल्लाह ताला इसके बारे में असाइनमेंट आपके पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर द लेक्चर। सो देयरफॉर इसे ज़रा टाइम पर सबमिट करा दीजिएगा और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।